गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमने किया था शिक्षण, टीचिंग, मीनिंग, इम्पोर्टेंस। आज का अपना टॉपिक है शिक्षण की अवस्थाएं कि फेस ये स्टेज ऑफ टीचिंग। शिक्षण के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इन अवस्थाओं को सम्मिलित क्रियाओं तथा इन अवस्थाओं का महत्व पर प्रकाश डालिए। या हम कह सकते हैं कि शिक्षण की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। शिक्षण के पूर्व की अवस्था, अंत्यक्रियात्मक अवस्था और शिक्षण के बाद की अवस्था कि प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, यानी कि पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद। यदि हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, लेसन प्लान तैयार नहीं करता है टीचर, तो अच्छे से कार्य नहीं हो पाएगा। फिर हमने जो योजना तैयार की है पढ़ाने की, जो पहले की अवस्था है, उसको किस तरह से प्लान किया है, कैसी क्या योजना तैयार की है, उसके बाद हम उसको लागू करते हैं कक्षा में जाकर। फिर कक्षा में पढ़ाने के बाद पोस्ट एक्टिव जो स्टेज है अपनी कि पढ़ाने के बाद, ये एक टीचर का काम या एक शिक्षण का कार्य है, यहीं समाप्त नहीं हो जाता कि बच्चों के लिए तैयारी करना, उसको क्लास में पढ़ाना। उसके बाद का भी है। उसके बाद की अवस्था को हम मूल्यांकन अवस्था भी कह सकते हैं। शिक्षण के बाद की अवस्था जो पोस्ट एक्टिव अवस्था है, उसके बाद जैसे हम टेस्ट ले सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ओरल है या रिटन में है, उनके बारे में उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, उनका होमवर्क चेक किया जा सकता है, उन्होंने किस प्रकार से काम किया है, उनसे करवा के भी देखा जा सकता है। वो बाद की अवस्था आएगी। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पढ़ाने के जो बाद या दौरान और पहले कैसे क्या कार्य चलता है, शिक्षण कैसे होता है। कि फर्स्ट स्टेज को हम शिक्षण पूर्व अवस्था यानी कि पढ़ाने से पहले की अवस्था, इसको योजना अवस्था भी बोला जा सकता है, प्लानिंग स्टेज भी बोला जा सकता है, या तैयारी की अवस्था भी बोला जा सकता है। इसमें जैक्सन महोदय ने क्या कहा है कि इस अवस्था के अंतर्गत उन्होंने ये कार्य बताए हैं शिक्षण से पूर्व के क्या है। शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि उसके लिए सेटिंग करना। फिर हम जो सिलेक्शन कर सकते हैं मटेरियल का, जो भी मैटर है, जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य वस्तु, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। फिर जो सामग्री तैयार की है, एक अध्यापक ने जो सामग्री तैयार की है कि कक्षा के दौरान हमें ये पढ़ाना है, ये बच्चों को सिखाना है, तो उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाया जा सकता है। उस एलिमेंट्स को हम एक जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको क्रम वाइज कि पहले क्या सिखाना है, उसके बाद क्या सिखाना है। अब स्टार्टिंग में जाते ही अगर एक अध्यापक प्रश्न पूछने लगता है, वो क्या है कि उनको पीके टेस्टिंग चेक करता है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, जो भी उन्हें पहले आता है, पूर्व ज्ञान के आधार पे ही नया ज्ञान दिया जा सकता है। यदि एक अध्यापक को ये नहीं पता है, उनके स्टेज का नहीं पता है, उनके लेवल का नहीं पता है, विद्यार्थी के लेवल का नहीं पता है कि उनको कितना आता है और उनको कितना सीखना और बाकी है, तब तक वो आगे नहीं सिखाया जा सकता। एक अध्यापक को ज्ञान है पर एक विद्यार्थी को कम ज्ञान है, तो उस कम ज्ञान को एक उचित ज्ञान तक पहुंचाना है, एक उसके लेवल को बढ़ाना है, उसका विकास करना है, तो उनके लेवल पे जाके पढ़ाना होगा। और उनका लेवल यदि हम जांच करेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षा से, तभी वो पता लग जाएगा। फिर उनकी प्रविधियों को चयन करना है कि कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है पढ़ाने के दौरान, किस तरह से उनके लिए युक्तियाँ, कैसी सब्जेक्ट मटेरियल था जो वो किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है, उनको तैयार करना है। उनकी युक्तियों का जो विस्तार करना है वो तैयार करना है। कि सबसे पहले हम जैसे बताया था ये कि शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित करने थे, उन उद्देश्यों को हम निर्धारित कर लेंगे कि क्रियाओं की पहचान करना है, परिस्थितियों की परिभाषा देना है, परिस्थितियों को पहचानना है। अध्यापक कक्षा में जाता है, जाते ही सारी परिस्थितियाँ पहचानता है कि विद्यार्थियों का मूड कैसा है या अनुशासन कैसा है कक्षा में, कौन सा विद्यार्थी उपस्थित नहीं है या कौन सा विद्यार्थी है जो कई दिन के बाद उपस्थित हुआ है, या क्लास का एनवायरनमेंट क्या है, उसको निश्चित करके सारा जो एक व्यवहार है उसका मूल्यांकन करके उनको पढ़ाता है, ताकि वो जो तक ज्ञान दिया जाए एक अध्यापक के द्वारा जो विद्यार्थियों तक पहुंच पाए। जो पाठ्य सामग्री
का सिलेक्शन करता है कि सिलेक्शन ऑफ सब मेटेरियल, जो यही नहीं पता होगा कि आज टॉपिक कौन सा करवाना है तो वो अच्छे से नहीं करवाया जा सकता। छात्रों के पूर्व व्यवहार जानना, पूर्व स्तर जानना, उनके स्तर की आवश्यक है। उनके स्तर को जानने के बाद उनके एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है, उनके आधार पर उनकी सामग्री तैयार की जाती है और उसके आधार पर पढ़ाया जाता है। अब वो सामग्री तैयार हो गई है, उस सामग्री को फिर क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है कि कौन सा टॉपिक पहले करवाना है। प्रश्न पूछना है, उसके उत्तर देंगे, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, उनसे डेमो करके देखेंगे किस तरह से फिर वो टेक्निक्स यूज करनी है कि लेक्चर मेथड से पढ़ाना है या ब्लैक बोर्ड का यूज करना है या बच्चों से पूछना है। वो सारी युक्तियाँ, शिक्षण युक्तियों का विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया गया है। सेकंड आ जाता है, जैसे आपको पता ही है सेकंड में क्या है कि कक्षा के दौरान कि जब आप पढ़ा रहे हैं वो इंटरेक्टिव आ जाता है। इसको हम जो भी हमने पहले प्लानिंग की थी कि फर्स्ट स्टेज में जो प्लानिंग की थी उसमें जो एक अध्यापक ने लेसन प्लान बनाया था, युक्तियाँ निर्धारित की थी, उसके आधार पे हमें अब क्लास में उनको प्रैक्टिकली करना है। सेकंड में क्लास की अनुभूति करनी है कि साइज़ देखना क्लास का, छोटे कम बच्चे हैं या ज़्यादा हैं, क्लास की संख्या क्या है, छात्रों का निदान करना है, जो भी उनकी परेशानियाँ, जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान करना है, उन समस्याओं से उनका छुटकारा करना है, उनको उचित सलाह देनी है और उनको अच्छे से गाइड करना है। फिर जो उद्दीपन लेके आए हैं आप, पाठ्य वस्तु लेके आए हैं, जो आपने सिलेक्ट किया था मटेरियल, जो भी उद्दीपन, उनका सिलेक्शन करना है, उनको अच्छे से प्रस्तुतिकरण भी करना है, प्रेजेंटेशन देनी है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन होता है कि उत्तेजना पैदा करने वाला, स्टिमुलस, कि जो विद्यार्थी के लिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उत्तेजित हो, उत्तेजना उनके अंदर पैदा कर दें, एक मोटिवेशन पैदा उनके अंदर हो। उन युक्तियों का प्रयोग करना है, जो हमने युक्तियाँ, टेक्निक्स यूज की थी, जो सिलेक्शन किया था, उनका प्रयोग करना है। सेकंड में यह आ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि छात्रों का निदान करना, उनकी समस्याओं का जो निदान करना है, उनके ऊपर अनुक्रिया करनी है। क्लासरूम के अंदर एक अध्यापक को विद्यार्थी के लेवल तक जाकर उनको शिक्षा देनी होती है कि क्लास अंत्यक्रिया विश्लेषण में कि शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी हो सकता है। ये नहीं है कि आप शब्दों से ही विद्यार्थियों को सिखाएंगे, आप इशारों से भी उनको समझाते हैं। अशाब्दिक जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी ज़रूरी है। आप किस तरह का टॉपिक करवा रहे हैं, उसको कैसे करवा रहे हैं, आपकी आवाज़ कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। एक अध्यापक है, छात्र से जब तक नहीं जुड़ेगा, यानी कि आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तब तक नहीं सिखाया जा सकता। फिर कार्य का प्रकार देखेंगे कि कार्य कठिन है, लंबा है या शॉर्ट है। कोई भी टॉपिक है, शॉर्ट है कि इसी टॉपिक को हम इसी पीरियड में कर सकते हैं, और एक ऐसा है कि लंबा है तो उसको हम पार्ट्स में बांट सकते हैं, विधियां लागू कर सकते हैं। कार्य के प्रकार को देखेंगे, उसकी अनुक्रिया का स्वरूप देखेंगे। अनुक्रिया, छात्रों में जो भी विघ्न आ रहे हैं उनको दूर करना है, समस्याओं को दूर करना है, अपने लेसन का अच्छे से प्रस्तुतिकरण करना है, प्रेजेंटेशन देना है, जो भी टॉपिक तैयार किया उसका अच्छे से। फिर उसके बाद हम प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन लेंगे, फीडबैक और रेनफोर्समेंट जिसको बोल सकते हैं कि उनके फीडबैक ले सकते हैं, प्रश्न पूछ के फीडबैक लिया जा सकता है, उनको आपस में वाद विवाद करके या उदाहरण दे के उनका फीडबैक लिया जा सकता है। फिर उनको अच्छे से पुनर्बलित करना है। अब पढ़ते पढ़ते 40 मिनट का पीरियड है, 1 घंटे का पीरियड है, तो विद्यार्थी कुछ उसमें ऊब गए हैं, तो उनको उनकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी नष्ट हो चुकी है, तो उनके लिए उन्हें पुनर्बलित करना है, शाबाशी देनी है, वाहवाही करनी है, किसी के लिए क्लैपिंग करवानी है जिसने अच्छा उत्तर दिया है। तो उससे क्या होगा कि वो दोबारा से उनको एनर्जी मिल जाएगी, पुनर्बलित हो जाएगी, उनको प्रशंसा सुन के पुरस्कार का लालच देना है। कि इस तरह से पुनर्बलन 2 प्रकार से हो जाता है, नकारात्मक और सकारात्मक। प्रशंसा करेंगे, शाबाशी देंगे, वाहवाही करवाएंगे, क्लैपिंग करवाएंगे उनके लिए, ये सकारात्मक में आ जाता है। डांटना है, दंड देना है, पनिशमेंट है, वो नकारात्मक में आ जाता है। कि अध्यापक प्रत्यक्षीकरण करता है, उनका मूल्यांकन करता है, छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करता है।
तो थर्ड स्टेज आ जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शिक्षण उत्तर क्रिया चरण की पोस्ट एक्टिव। नाम से ही पता लग जाता है कि पढ़ाने के बाद की अवस्था आ जाती है, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान, और अब थर्ड स्टेज आ जाती है पढ़ाने की बाद की। तो इसमें क्या है, पढ़ाने के बाद ये नहीं है कि एक अध्यापक का कार्य यहीं ख़त्म हो गया है कि उसने टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया क्लास में, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो गया, विद्यार्थियों को करना होगा। नहीं, एक अध्यापक का काम तब भी शुरू रहता है। जैसे इसको हम मूल्यांकन की अवस्था भी बोल सकते हैं कि मूल्यांकन यानी कि जो कुछ भी हमने सिखाया है उसका मूल्यांकन करना है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है और कितना सीखना और उनका बाकी रह गया है। फिर जो सीखना जो बाकी रह गया है उसके लिए हम दोबारा से वही स्टेजेस अपनाएंगे, दोबारा से उनको सिखाने का प्रयत्न करेंगे कि शिक्षण के व्यवहार परिवर्तन शुद्ध रूप की परिभाषा है ये, कि शिक्षण उसने कितना शिक्षण उसका उचित रहा है। मूल्यांकन की उपयुक्त जो प्रविधियां हैं उनका सिलेक्शन करना है कि किस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है उन प्रविधियों का। जो प्राप्त जो तथ्य है उनको शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करना है। अब एक अध्यापक कक्षा के दौरान पढ़ाता है, ज़्यादातर बच्चों को वो समझ में आ जाता है, किसी एक बच्चे को, 2-4 बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उन बच्चों में कोई ना कोई परेशानी है। यदि एक अध्यापक ने कोई टॉपिक करवाया है, सारी कक्षा को ही वो समझ में नहीं आया है, तो पढ़ाने में कहीं ना कमी रही है, तो उसके बाद अध्यापक अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शिक्षण के बाद की अवस्था का क्या महत्व है कि जो पर्यावरण का मूल्यांकन है, कक्षा के जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसका हम मूल्यांकन इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसके उद्देश्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं, अच्छे से गाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 3 अवस्थाएं हैं शिक्षण की, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद की अवस्था। योजना अवस्था जिसको बोल सकते हैं, कार्यावस्था जिसको बोल सकते हैं, और मूल्यांकन की अवस्था जिसको हम कह सकते हैं कि पूर्व एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप एक्टिव रहिए, पढ़ते रहिए। इसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।